चैप्टर 2350 डार्क सन फॉरेस्ट। झंग यी ने गाओ चंगकोंग को मैसेज भेजा, उसे अपने ऑफिस में बुलाया। कुछ देर सोचने के बाद गाओ चंगकोंग ने जाने का फैसला किया, क्योंकि अब झंग यी की ताकत साफ दिख रही थी। यहां तक कि दी शितिया भी उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसे फादर बुलाता है। अर्थ स्टार फोर्स में गाओ चंगकोंग की ताकत सिर्फ 30 लेवल पर थी और उसके पास मना करने का कोई हक नहीं था। सच कहें तो झंग यी और ज़हू झेंग के बीच की धुंधली नजदीकी को देखते हुए वो चाहता तो इस ऑपरेशन में आसानी से गाओ चंगकोंग को मार सकता था। टेंशन मत लो, कोई भी आपत्ति नहीं करेगा, यहां तक कि इंद्र भी नहीं। उसकी पहचान बहुत ऑकवर्ड थी। हुएक्सू के लोग उसे गद्दार कहते थे, जबकि ब्राह्मण्स उसे हुएक्सू का आदमी समझते थे। अगर वो इतना ताकतवर नहीं होता और भारत में पावर यूजर्स की कमी न होती तो वो वहां एक दिन भी नहीं टिक पाता। गु मैन ने घबराकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाओ चंगकोंग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और सिर हिलाया। चिंता मत करो, वो मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि उसके लिए मेरी जिंदगी शायद और ज्यादा काम की है। अगर झंग यी को कुछ करना होता तो इतनी रात में बुलाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही गाओ चंगकोंग अपने कमरे से निकला, ड्रीमर के जहाज वाले इंटेलिजेंस सिस्टम की मीठी आवाज उसके कानों में गूंजी। कृपया सीधा 100 मीटर चलें, फिर अगले मोड़ पर दाएं मुड़ें। आपका डेस्टिनेशन कैप्टन्स कैबिन है। एक्साइओ में आपको रियल टाइम नेविगेशन दे रही है। गाओ चंगकोंग इस विशाल किला जैसे ड्रीमर के अंदर रास्ता बनाता चला, जहां हर चीज झंग यी के रियल टाइम कंट्रोल में थी। कोई भी छोटी हरकत झंग यी तुरंत जान सकता था। गाओ चंगकोंग कैप्टन्स कैबिन तक पहुंचा, जहां भारी एलॉय वाला हैच खुला। झंग यी सोफे पर बैठा था, एक हाथ से अपने गाल को थामे और उसे शरारती नजरों से देख रहा था। यांग जिंगसिन झंग यी की गोद में बैठी थी। उसकी नजरें गाओ चंगकोंग की तरफ ठंडी और दूर थी। हाय, लॉन्ग, एम्प्टी। झंग यी ने उसका नाम एक एक शब्द बोलकर उच्चारा, फिर अचानक मुस्कुराया। काफी समय हो गया। हां, काफी समय बीत गया। गाओ चंगकोंग ने सिर हिलाया। कुछ कहने ही वाला था कि अचानक यांग जिंगसिन ने अपनी पतली हथेली उठा दी। उसके पीछे एक विशाल फॉलन गोलेम प्रकट हुआ, जिसकी लंबी ताकतवर बाहें टूटे हुए गुड्डे की तरह फैली थी और उसने काले धुएं से ढका हुआ बड़ा सा बो खींच रखा था। उस जजमेंट लॉन्गबो पर लॉयर्स एरो प्रकट हुआ, जो सीधे गाओ चंगकोंग के शरीर पर एम कर रहा था। गाओ चंगकोंग की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने इंस्टिंक्टिवली भागने की सोची, लेकिन उससे पहले ही उसके शरीर में सर्दी सी दौड़ गई। उसके चारों ओर नाजुक धागों जैसी एनर्जी ने एक केज बना दी थी, जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन कास्टिंग रेंज में झंग यी बस सोचे और ये एक्टिवेट हो सकता है। गाओ चंगकोंग इसकी ताकत देख चुका था। नोज गॉड किंग का आर्मोर और बॉडी ये ताकत आसानी से फाड़ देती है। अगर उसने रेजिस्टेंस की कोशिश की तो टुकड़ों में बिखर जाएगा। बन जाओ मेरा पपेट। एक हाथ के इशारे से यांग जिंगसिन ने फॉलन पपेट के हाथ से वो हेयरस्कर एरो गाओ चंगकोंग की ओर छोड़ दिया। सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर अगले ही पल काला तीर गाओ चंगकोंग के सिर के आर पार हो गया। कुछ ही देर में गाओ चंगकोंग की आंखें स्पष्ट हो गई। झंग यी ने डायमेंशनल स्ट्रिंग की रोक हटाई और गाओ चंगकोंग को एक घुटने पर झुकाकर यांग जिंगसिन के सामने ला दिया। मास्टर, आपके क्या आदेश है? झंग यी ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई। अब मैं भी तुम्हारी रीइंकारनेशन डिडक्शन एबिलिटी का मजा ले सकता हूं। उसने अपने टैक्टिकल हेलमेट पर समय देखा। जिस दिन वो चांद पर आया था, उसने गाओ चंगकोंग से एबिलिटी एक्टिवेट करवाई थी और रीइंकारनेशन सिमुलेशन दिन में सिर्फ एक बार चल सकती है। इसलिए गाओ चंगकोंग ये डिड्यूस नहीं कर सकता था कि झंग यी यांग जिंगसिन से उस पर हमला करवाएगा। यांग जिंगसिन ने अपनी बाहें झंग यी की गर्दन के चारों ओर लपेटी और अपने सामने घुटनों पर झुके हुए
जिंदा पपेट को ठंडी नजरों से देखा। अब मुझे तुम्हारी एबिलिटी का इस्तेमाल करके कुछ चीजें पता करनी है। चांद पर पहुंचने के बाद से उनकी इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। अब तक भी झंगी रेडिएंट मून एम्पायर और डार्क मून एम्पायर पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। उसे ये एहसास पसंद नहीं। उसे हर पॉसिबिलिटी अपने कंट्रोल में चाहिए थी। यही कारण है कि गाओ चंगकोंग और दी शितिया की एबिलिटीज यहां बहुत यूजफुल है। इंद्र की जन्मजात प्रोफेटिक एबिलिटी दुनिया का दूर वाला फ्यूचर देख सकती है। गाओ चंगकोंग की साइक्लिकल डिडक्शन सारे क्लूज जोड़कर सबसे ज्यादा संभव फ्यूचर दिखा सकती है। लेकिन झंग यी को सबसे ज्यादा डर उसी चालाक गाओ चंगकोंग से था, इसलिए कंट्रोल जरूरी था। तुम्हारी एबिलिटीज से शायद हम पता लगा पाएं कि एक्लिप्स यान के साथ असल में क्या हुआ, और ये भी क्या हमें डार्क सन फॉरेस्ट भेजना खुद में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। झंग यी की आंखों में अनिश्चित चमक दौड़ी। उसे वेगली एहसास था कि शी युआन की मौत और उनका जाना किसी इनविजिबल धागे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मूर्ख नहीं बनेगा कि सीधे डार्क सन फॉरेस्ट चला जाए। एक्लिप्स मून यान की मौत एक टाइम बॉम्ब की तरह थी जो किसी भी समय फट सकती थी। उसे केवल उस फ्यूज की जरूरत थी। अगले दिन चांद के हराइजन पर सूरज उगा। झंग यी और बाकी लोगों ने तैयारी पूरी की। उसने एक विशाल डायमेंशनल गेट खोला और पूरे ड्रीमर को ऑल्टरनेट डायमेंशन में ले गया। मॉर्गन और बाकी लोग फिर भी हैरान थे। स्पेशल एबिलिटी यूजर सच में घर और यात्रा दोनों के लिए वरदान है। झंग यी की एबिलिटीज ऑफेंस, डिफेंस, सपोर्ट तीनों एक साथ मिलकर उसे बहुतों की नजर का एनवी बना देती है। आज वो कई देशों के सुपर पावर रैंकिंग्स में टॉप 3 में है। वेटिकन के लोग भी आ गए, डिसिप्लिन फादर ओरियोन और मॉर्निंग सिस्टर लेबनिस के नेतृत्व में। उनके पीछे दर्जनों पावरफुल टेम्पलर नाइट्स थे। उनमें से 2 सुपर पावर इंडेक्स 20,000+ वाले एलीट थे। उसी समय रेडिएंट मून एम्पायर के रेडिएंट मून वॉरियर्स और डार्क मून एम्पायर के शैडो वॉरियर्स गुचेंग और दाओ लैंग के नेतृत्व में सीधी फॉर्मेशन में झंग यी के सामने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। झंग यी ने अपने हाथ से आंखों को ढका और हराइजन पर चमकते तेज सूरज की तरफ देखा। चांद का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा है, लगभग आंखें जला देने जितना। कॉम्बैट सूट की लाइट एडजस्टमेंट सिस्टम से लाइट को बैलेंस किया जाता है। मिस्टर केओस, हम अब निकल सकते हैं, बेंजामिन मॉर्गन ने बहुत विनम्रता से कहा। ग्रुप में खड़ा सफेद लेब रेडर अपनी आंखें घुमाते हुए प्रोफेसर डा विंसी से बोला। नेचुरल साइंसेज एसोसिएशन में तो ये बहुत अकड़ में था। अब इतना चापलूस क्यों बन रहा है? प्रोफेसर डा विंसी ने अपनी मरी हुई मछली जैसी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। ये कमीने कैपिटलिस्ट हमेशा ऐसे ही होते हैं। मॉर्गन ने शायद उनकी बात सुन ली और गंभीर चेहरे से मुड़ा। अब बेवकूफी भरी बातें करने का समय नहीं है। टुई, ब्रायन ने जोर से थूका और वो थूक कॉम्बैट सूट के ट्रांसपेरेंट हेलमेट पर उछलकर उसके चेहरे पर बिखर गया। चैप्टर 2351 डार्क सन फॉरेस्ट। डार्क सन फॉरेस्ट चांद के पीछे वाले हिस्से के एक कोने में है। यहां ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ जैसी कोई डायरेक्शन नहीं होती और झंग यी और उसकी टीम के पास इसे एक्सप्लोर करने का समय भी नहीं था। लेकिन ल्यूनेरियन एम्पायर की दोनों फोर्सेस के लीड में वे आखिरकार इस जगह तक पहुंच गए। काली धुंध से ढका हुआ ये विशाल इलाका आसपास सैकड़ों किलोमीटर में फैला था, जो इंसानों के एक बड़े शहर के बराबर था। नजर इससे पार नहीं जा रही थी, बस काले धुएं का बड़ा सा फैलाव दिख रहा था और बीच बीच में पहाड़ों की धुंधली छाया नजर आ रही थी। जैसे जैसे डार्क मून एम्पायर और रेडिएंट मून एम्पायर के वॉरियर्स आगे बढ़े, उनके शरीर और चेहरे विजिबली टेंस हो गए, जैसे उनकी आत्मा किसी सच्चे डर से इनकार कर रही हो। यह रेजिस्टेंस उनके अंदर की गहराई से आ रही थी। फिर भी वे आर्मी के साथ ये तकलीफ सहते हुए आगे बढ़ते रहे। झंग यी के पास खड़े गुचेंग ने कहा, यही डार्क सन फॉरेस्ट है।
सब लोग एक सीध में खड़े हो गए। कुछ ने अपने इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप्स ऑन करके ऑब्जर्वेशन की कोशिश की और कुछ ने चुपचाप अपनी ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज एक्टिवेट करके इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की। लेकिन सब कोशिशें बेकार। कोई भी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी डार्क सन फॉरेस्ट में जाते ही ऐसे गायब हो जाती जैसे पत्थर पानी में गिरकर डूब जाए। कोई फीडबैक नहीं। ये बहुत फेमिलियर लग रहा है, झंग यी ने यांग जिंगसन और बाकी लोगों से कहा। ये वही फीलिंग है जब हम आई ऑफ द डेविल में थे। सलादीन ने सिर हिलाया। हाँ, अनुभव बिल्कुल वही। ये सच में द्रिक गॉड्स का सील्ड प्लेस है। गुचेंग, दाओ लैन और बाकी मून वॉरियर्स तुरंत उनकी ओर देखने लगे। आंखों में हैरानी थी। क्या तुम लोग कभी द्रिक गॉड्स के सील्ड लैंड में गए हो? ओदीन ने गर्व से कहा। सिर्फ गए नहीं, हमने मिलकर जाइंट गॉड्रिक को सील्ड भी किया है। सबकी नजरों का एहसास होने पर वो थोड़ा सिर घुमा गया, क्योंकि उस लड़ाई में वो मेन नहीं था। झंग यी के सामने ये बात कहते हुए उसे थोड़ा गिल्ट भी हो रहा था। अब वो पूरी तरह आज्ञाकारी हो चुका था। झंग यी का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने और झंग यी के बीच एक सुरक्षित डिस्टेंस बना रखा था। गुचेंग और दाओ लैन ने झंग यी की ओर और भी गंभीर नजरों से देखा। अब हम निश्चिंत हो सकते हैं, झंग यी ने दोनों जनरल से पूछा। हम इस जगह से अनजान हैं। डार्क सन फॉरेस्ट में किस डायरेक्शन से जाना चाहिए या यहां कुछ अवॉइड करना चाहिए? दाओ लैन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मुझे कुछ भी नहीं पता, दाओ लैन ने दृढ़ता से जवाब दिया। झंग यी थोड़ा हैरान रह गया। इतने लोकल्स पर कोई जानकारी नहीं। गु चेंग ने समझाया, ल्यूनेरियंस इस जगह में कभी भी खुद से कदम नहीं रखते। अगर कोई बेवकूफ गलती से चला भी जाए, डार्क सन फॉरेस्ट में घुसते ही उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए इस जगह के अंदर क्या है असल में किसी को पता नहीं। हमारे लिए ये एक्सप्लोरेशन अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। झंग यी हंस पड़ा। तुम काफी ऑनेस्ट हो, गु चेंग बोला। अब हालात ये है कि हमारा कॉमन गोल स्पार्क ढूंढना है। किसी बात को छिपाना मिशन को ही नुकसान पहुंचाएगा। यांग जिंगसन ने अचानक एक लॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट पकड़ लिया। एक बात तो बताओ, कहते हैं कि शैडो वॉरियर ने स्पार्क इंस्टेंट मीटियोर चुराई थी। अगर वो डार्क सन फॉरेस्ट में भागा तो क्या वो भी करप्ट हो गया होगा? पता नहीं। गुचेंग और दाओ लैन का जवाब फिर सीधा, बिना किसी हेजिटेशन के। झंग यी स्पीचलेस हो गया। टेम्पलर नाइट्स की ओर से फादर ओरियन आगे आया, सिल्वर रोब पहने हुए। पहले उसने अपने सीने पर क्रॉस का साइन बनाया और फिर बोला, गॉड हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर रास्ता नहीं है तो हम खुद रास्ता बनाएंगे। ठीक है, चलो। अब हालात ऐसे हैं कि किसी भी कीमत पर अंदर जाना ही होगा। झंग यी ने सबको अपनी शैडो में खींच लिया। सिर्फ वही अकेला शैडो के बाहर खड़ा रहा। यूनिवर्स की ऑल थिंग्स बैरियर उसके चारों ओर एक्टिवेट थी। अगर उसकी एबिलिटी इंडेक्स 50,000 से कम होती तो सरप्राइज अटैक भी डिफेंस नहीं तोड़ पाता। 3,000 से ज्यादा डायमेंशनल गेट्स तोड़ने के बाद भी उसे अभी एंड डीमन गॉड आर्मोर फेस करना था। ये डिफेंसेस जो झंग यी ने खुद मैक्सिमाइज करके सेट किए थे, उसे अंदर से अजीब कॉन्फिडेंस दे रहे थे। बाकी लोग ईर्ष्या भरी नजरों से उसे देखते रहे और झंग यी ने जानबूझकर उन्हें मीरियड मैनिफेस्टेशंस बैरियर में नहीं खींचा। अगर हमला हुआ, वो क्रिटिकल समय में स्टेपिंग करके सबकी रक्षा करेगा, लेकिन हर पॉसिबल ब्लो खुद झेलना ये वो नहीं करेगा। शैडो वॉरियर्स मेरे साथ। दाओ लैन ने अपनी कमांड स्वॉर्ड उठाई और शैडो वॉरियर्स सबसे आगे डार्क सन फॉरेस्ट की तरफ दौड़े। लोनली सिटी, लोनली चेंग ने रेडियंट मून वॉरियर्स को पीछे से लीड किया। वे यहां जान देने के लिए तैयार होकर आए थे। उनका मिशन था झंग यी और बाकी के लिए रास्ता साफ करना। झंग यी और बाकी लोग उनके पीछे चलते गए। डार्क सन फॉरेस्ट में कदम रखते ही वहां के यूनिक मैग्नेटिक फील्ड ने उनके शरीर पर लगे सभी सिग्नल्स डिस्टर्ब कर दिए। अब ट्रांसमिशंस नॉर्मल नहीं रह सके। अंधेरा, धुंध और स्वर्लिंग स्मोक
ऐसा लग रहा था जैसे हवा में भूत नाच रहे हों। डायरेक्शन तय करने का एक ही तरीका बचा, प्रिमिटिव मार्किंग। ल्यूनेरियन वॉरियर्स की दोनों टीमें स्प्रेड होकर एक स्ट्रेट लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी स्पीड न ज्यादा तेज न धीमी, लगभग 30 किलोमीटर पर आर के आसपास। नॉर्मल हालात में इतनी थोरो सर्च कुछ दिनों में पूरा डार्क सन फॉरेस्ट कवर कर सकती थी। गु चेंग ने झंग यी से कहा, शैडो वॉरियर बर्निंग बोन्स यही से डार्क सन फॉरेस्ट में घुसा था। अगर हम ध्यान से सर्च करें जरूर क्लूज मिलेंगे। झंग यी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। गु चेंग की आवाज स्टेडी थी, लेकिन उसका दाया हाथ स्पाइरल लैंस को कसकर पकड़े हुए था। लगभग 10-12 मिनट बाद वे एक काली प्लेन पार कर गए और धुंध में ट्विस्टेड जंगल जैसी चीज दिखाई दी। अब वे सच में डार्क सन फॉरेस्ट के एज पर पहुंचे थे। पौधे हों या काले पत्थर, सब ऐसे उगे थे जैसे उन्हें किसी ने मोड़ तोड़कर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया हो, जैसे कोई विशाल काला कांटेदार जंगल। ये देखकर प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी तुरंत आगे बढ़ा। उसने लेजर वेपन निकाली और रिसर्च के लिए एक टुकड़ा काटने की कोशिश की। ये देखते ही गु चेंग ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, यहां की किसी चीज को बिना सोचे मत छूना। ये मानसिक प्रदूषण का रूप हो सकता है। प्रोफेसर डा विंसी ने अपनी डेड फिश जैसी आंखों से घूर कर कहा, तुम लोग कहते हो ना तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। गु चेंग कुछ सेकंड के लिए चुप सा हो गया, फिर बोला, मैं सिर्फ सावधान कर रहा था। प्रोफेसर डा विंसी नाराजगी से बोला, तुम ल्यूनर लोग अरबों साल से बस भागना जानते हो, समस्याओं को सुलझाने के बारे में कभी सोचा नहीं। अगर मैं होता तो जान दाव पर लगाकर भी इसे स्टडी करता। इतना कहते हुए उसके हाथ की लेजर वेपन ने कट करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही लेजर ब्लेड उस अजीब काले पेड़ को छुआ, अचानक बदलाव हो गया। चैप्टर 2352 डार्क सन फॉरेस्ट। लियोनार्डो दा विंची ने जब अपनी लेजर वेपन से उस अजीब सी काली पेड़ जैसी चीज को काटने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि इसकी मजबूती किसी मेटल से कम नहीं है। उसकी लेजर नॉर्मली ये मेटल को भी काट सकती थी, लेकिन इस अजीब पेड़ पर उसका लगभग कोई असर नहीं पड़ा। काटते ही जगह जगह से चिंगारियां उड़ने लगी और दरारों से गहरी काली धुंध बाहर निकलने लगी। चट 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 हड्डियों के मड़ोड़ने जैसी आवाजें आने लगी और शांत खड़े वो अजीब काले पेड़ अचानक जैसे जिंदा हो गए। धीरे धीरे उनकी टेढ़मेढ़ी शाखाएं मुड़ने लगी। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। धत तेरी, मुझे इसे छूना नहीं चाहिए था। काले धुंध से ढके वो विशाल पेड़ जैसे किसी अदृश्य दानव ने घुटने सीधी करके खड़ा हो लिया हो। मिट्टी से अपनी जड़ें निकालकर इस दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। भारी काली धुंध लहरों की तरह उभरने लगी। गु चेंग तेजी से गरजा और तुरंत एक सिल्वर सेंटो बन गया। उसने अपनी सिल्वर स्पाइरल लैंस आसमान की ओर तानी और एक जबरदस्त बिजली का गोला चारों तरफ फैला दिया। धुंध हटते ही उन पेड़ों की असली शक्ल दिखाई दी। पेड़ों के तनों पर टेढ़मेढ़े इंसानी चेहरे उभर रहे थे और उनकी जड़ें इंसानी पैरों की तरह बाहर निकल चुकी थी। ये जीवित थे। सलादिन चिल्लाया, ये आखिर है क्या? दाओ लान ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, मन भ्रष्ट होने के बाद बनने वाले मॉन्स्टर। ये किसी ल्यूनेरियन सोल्जर का पतित रूप है। पहली बार इतना पास से देख रहा हूं। ये कहकर वो उछला और तुरंत एक विशाल काला ड्रैगन बन गया, लेकिन वो ऊंचा उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ 4-5 मीटर ऊपर, और वहीं से काले पेड़ों पर आग बरसाने लगा। 2-2 ब्लैक आर्च बिशप लेवल ल्यूनेरियन जब आगे आए तो बाकी सबने उनकी भयावह शक्ति महसूस कर ली। किंग आर्थर की आंख चमकी। उसने विक्ट्री ओथ स्वॉर्ड बाहर निकाली और एक झटके में चारों दिशाओं में तलवार की रोशनी फेंक दी। उसकी तलवार की धार ने काली जंगल की पूरी पंक्तियां काट डाली। सब पूरा दम लगाकर उन पेड़ों को रोकने लगे, लेकिन वे बेहद कठोर थे और पता नहीं कितनी संख्या में। कुछ देर बाद काली धुंध के अंदर से पहाड़ जितने विशाल पेड़ उठने लगे और उनकी तरफ बढ़ने लगे।
उधर प्रोफेसर दा विंची को इन सब से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। वो अभी भी आराम से कटाई छंटाई कर रहा था। जांग यी ने माथा पकड़ लिया। उसने हाथ उठाया और डायमेंशनल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से उस अजीब पेड़ का छोटा हिस्सा साफ साफ काट दिया और दा विंची के हाथ में थमा दिया। दा विंची मुस्कुराया। ओह, थैंक यू केओस। बहुत मदद मिली। जांग यी ने शांत स्वर में पूछा, कितना समय लगेगा समझने में? बहुत जल्दी इसके कंपोनेंट्स पता चल जाएंगे। बिना ध्यान दिए प्रोफेसर ने अपना बैग खोला, इंस्ट्रूमेंट्स निकाले और वही विश्लेषण शुरू कर दिया। आसपास वो अजीब काले पेड़ और पास आने लगे। पहले शाखाएं, फिर सैकड़ों मीटर ऊंचे पेड़, जैसे पहाड़ों की दीवार चलकर उन तक आ रही हो। काले धुएं जैसी गैसें उनके तनों से निकल रही थी। कुछ ल्यूनेरियन सोल्जर्स जब गलती से छू गए, उनकी त्वचा तुरंत काली होने लगी। गुचेंग ने बिना झिझके बिजली गिराई और सैनिकों के करप्टेड लिम्स काट दिए। इन चीजों को मत छुओ, ये दिमाग और आत्मा को करप्ट कर देती है और फिर व्यक्ति डीमन गॉड का अपोस्टल बन जाता है। अटैक होते ही पेड़ अजीब सी चीखें निकालने लगे जो कानों में चुभती थी। जांग यी वही खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा था। ये डार्क सन फॉरेस्ट का सिर्फ आउटर एज था। अगर यहां ये हालत है तो अंदर क्या होगा? ये समाल की शक्ति और मानसिक प्रदूषण का बड़ा रहस्य हो सकता था। गुंगनेर, द एटर्नल स्पेयर। ओडिन ने बिजली से चमकता भाला कंजूर किया और दूर खड़े पर्वताकार के काले पेड़ पर फेंका। भाला पेड़ की तरफ गया, लेकिन उसे भेद नहीं सका, सिर्फ धंस गया। ओडिन स्तब्ध रह गया। उसकी सेक्रेट ताकत एक पेड़ तक नहीं काट पाई। जांग यी बोला, तुमने गलत जगह मारी। वो इस जंगल का ट्रंकोर है। जांग यी आगे बढ़ा, हाथ उठाया। डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन। कट। बिना आवाज के हवा में दरार खुली। स्पेस का हिस्सा कोलैप्स हुआ और पूरा पर्वत जैसा पेड़ धाड़ की आवाज के साथ गिर पड़ा। दृश्य देखकर गुचेंग, दाओ लान समेत सभी के दिल कांप गए। ये हमला झेंग लो को तक जख्मी कर सकता था। पेड़ गिरते ही बाकी काले पेड़ पीछे हटने लगे और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। ओडिन, जो बड़ी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था, हथियार हाथ में लिए ऑकवर्ड होकर खड़ा रह गया। जांग यी बोला, यह तो सिर्फ डार्क सन फॉरेस्ट का आउटर एरिया था। असली ताकत अंदर है। एनर्जी बचाओ। ये टीम ऑपरेशन शुरू होने के बाद जांग यी की दूसरी ऑफिशियल मूव थी, लेकिन इस बार उसकी पावर कई गुना दिखी। ओडिन के मन में रिजेंटमेंट का आखिरी धागा भी पिघल गया। अब उसे समझ आ चुका था कि कल जांग यी ने बिल्कुल गंभीरता से लड़ाई नहीं की थी। ये देखकर ल्यूनेरियन जनरल्स की सोच बदल गई। अब वे समझ चुके थे कि उन्हें अर्थलिंग्स की रक्षा नहीं करनी, बल्कि ये अर्थलिंग्स उन्हें बचा सकते हैं। जांग यी प्रोफेसर के पास आया। कुछ मिला? प्रोफेसर ने सैंपल देखती हुई आंखें संकरी की। दिलचस्प। इनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे हेयरलेस मंकीज जैसा है, यानी ये ल्यूनेरियंस है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन अचानक गंभीर हो गया। मुझे इनके टिश्यू के अंदर कुछ और मिला। जांग यी बोला, एनर्जी बॉडी, मेंटल एनर्जी, क्योंकि ल्यूनेरियंस मानते हैं कि समाल की करप्शन मानसिक ऊर्जा से होती है। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। नहीं। उसने पहली बार जांग यी को सीधा देखा, गहरी सीरियसनेस के साथ। ये एक ऐसा मटीरियल एलिमेंट है जो हमारी दुनिया में कभी खोजा नहीं गया। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।